Assalamu alaikum class 9th. This is the second part of chapter 3. The office automation first part आप देख चुके हैं। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर हमें चंद चीज़ों को डिस्कस करना है। जैसे मिसाल के तौर पे कॉलम ऑप्शन और फिर वाटरमार्क और डिफरेंट नीड्स ऑफ स्प्रेडशीट्स। तो लास्ट जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, उसके अंदर एक टॉपिक ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, आखिरी मरतबा जब हम इस पर बात कर रहे थे तो ये बात गालिबन अधूरी रह गई थी, तो इसको हम रिपीट कर लेते हैं। सेंड बैकवर्ड एंड ब्रिंग फॉरवर्ड ये एक्चुअली वर्ड रैपिंग के कुछ ऑप्शंस होते हैं। जब आप वर्ड रैपिंग, रैप के मतलब होते हैं बाइंड, टू बाइंड, उसको कवर करना। किसको कवर करना? टेक्स्ट को कवर करना विद एनी ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट अमूमन आपकी कोई पिक्चर होती है जिसे आप अपने टेक्स्ट के साथ इंसर्ट करते हैं। तो अब उस पिक्चर के साथ आप नोट करते हैं कि आपका टेक्स्ट एडजस्ट नहीं हो पा रहा है या वो पिक्चर आपके टेक्स्ट के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो उस सूरत हाल में आप वर्ड रैप का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जब आप वर्ड रैप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसमें ब्रिंग फॉरवर्ड यानी कि टेक्स्ट को फॉरवर्ड ऊपर रखना है इमेज के या ऑब्जेक्ट के, या सेंड बैकवर्ड या आपने उस टेक्स्ट को इमेज के बैक पर रखना है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शन आते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, इन द लाइन विद टेक्स्ट, XYZ। तो बहरहाल ऑब्जेक्ट को बाउंड करते हैं जब हम अपने टेक्स्ट के साथ, तो उसको एक सर्टेन पोजीशन देनी पड़ती है। टेक्स्ट को उसके ऊपर रखना होता है, टेक्स्ट को उसके पीछे करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलम ऑप्शन। कॉलम ऑप्शन क्या करता है? कॉलम ऑप्शन एक्चुअली कॉलम ऑप्शन आपके टाइप किए हुए डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों में या दो से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देता है कॉलम वाइज। देखा होगा आपने बाज़ वक़्त जो बुक्स होती हैं उन बुक्स के अंदर आमतौर पर डेटा जो है वो कॉलम वाइज लिखा हुआ होता है, या कोई आर्टिकल जो होते हैं नेट के ऊपर, तो उनमें भी डेटा जो है आमतौर पर वो कॉलम वाइज लिखा हुआ होता है। तो आपका एक सिंपल टाइप किया हुआ डॉक्यूमेंट जब आप चाहें तो उसे कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज से मुराद ये है कि आप एक कॉलम बना सकते हैं, उसके बाद आप दूसरा कॉलम बना सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इससे आप अपने डेटा का कॉलम बना सकते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक है हमारे पास कि ये आपका क्वेश्चन भी है, इफ यू वुड लाइक टू सी।
write steps that will multiply 37 by 15 using the formula bar in MS Excel। अब MS Excel के ऊपर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये कह ये रहा है कि कैसे फार्मूला अप्लाई करेंगे जब हमारे पास एक नंबर 37 हो एक्सेल में और दूसरा नंबर हमारे पास 15 हो, तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे फार्मूले के ज़रिए। उसका बहुत सादा तरीक़ा है। इफ़ यू वॉच हेयर, आपको मालूम है कि आपके एक्सेल की स्क्रीन वर्ड से ज़रा डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। आपकी एक्सेल की स्क्रीन पर आपके पास कुछ खाने बने हुए होते हैं, उन खानों को हम सेल्स कहते हैं। सेल जो कॉलम्स और रोज़ के इंटरकनेक्शन से क्रिएट होते हैं। ये आपके पास रो है जो आमतौर पर नंबरों पे चल रही होती है, और ये आपके पास कॉलम है जो आमतौर पर अल्फ़ाबेट्स पे चल रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 37 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो फ़र्ज़ कीजिए कि बी सेल नंबर B2 में B2 के अंदर 37 नंबर लिखा हुआ है, और सेल नंबर C2 में कॉलम C रो 2, कॉलम B रो 2, तो कॉलम C और रो 2 के अंदर आपके पास 15 लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे फार्मूले के साथ। तो बहुत इजी है इसका तरीक़ा कि जब ये दोनों सेल यानी कि B1 B2 और C2 इनके अंदर तो आपके पास अवेलेबल है नंबर, तो ज़ाहिर है इसके बराबर में ही आपको इसका आंसर चाहिए होगा, यानी कि D2 के अंदर। तो फार्मूला लगाने के लिए आपके पास, आप जब ऊपर देखेंगे स्क्रीन पर तो फार्मूला बार नज़र आएगा आपको, वहाँ पर आपने फार्मूला इंसर्ट कर देना है। वो फार्मूला क्या है मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, अगर फार्मूला बार में आप डायरेक्ट इंसर्ट ना भी करें तो आप जिस सेल में जवाब चाह रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, उसी सेल में अगर आप फार्मूला टाइप कर देंगे तो यू कैन सी द आंसर। आप देखेंगे कि फार्मूला बार में वो खुद ब खुद पहुंच गया। तो फार्मूला क्या है, किसी भी सेल को किसी भी सेल से मल्टीप्लाई करने का। इन दिस केस हमेशा एक्सेल का फार्मूला इज इक्वल टू से शुरू होता है। याद रखिए, एक्सेल में जब भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसको हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। अब हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला उसका अप्लाई करेंगे। फार्मूला आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर फार्मूला सेल्स पर अप्लाई किया जाता है, सेल्स के नाम का रेफरेंस दिया जाता है। इन दिस केस B2 और मल्टीप्लाई का साइन ये होता है, एस्टेरिक जिसको कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय C2। ये आपने यहाँ लिख देना है, ये फॉर्मूला इसका आपने यहाँ लिख देना है। जब आप यहाँ लिख देंगे और उसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ जवाब लिखा हुआ आ जाएगा। इस सेल के अंदर जवाब होगा और फार्मूला बार के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ फार्मूला लिखा होगा। इज इक्वल टू के बाद यू कैन अप्लाई ए ब्रैकेट आल्सो। तो आपने जिस सेल के अंदर लिखा D2 में, तो D2 में इन दोनों का आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, वाटरमार्क। व्हाट इज वाटरमार्क? वाटरमार्क एक्चुअली एक फेडेड इमेज होता है, बैकग्राउंड इमेज होता है जो आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर सकते हैं। उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए, या उसको इलीगल कॉपीराइट एक्टिविटी परफॉर्म करने से बचाने के लिए, या जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे मिसाल के तौर पे आपने
डॉक्यूमेंट बनाया और आपने उस डॉक्यूमेंट के साथ अपना नाम उसके ऊपर वाटरमार्क कर दिया। तो वाटरमार्क से आप नोट करेंगे कि हर पेज पर आपका अपना नाम वाटरमार्क की शक्ल में, एक बैकग्राउंड इमेज की शक्ल में हर पेज पर नमूदार हो जाएगा। उसकी फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, उसका कलर, वो आप वाटरमार्क के ऑप्शन में जाके उसको सेट कर सकते हैं। ये पेज लेआउट टैब के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको सामने वाटरमार्क का ऑप्शन नज़र आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर मज़ीद बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर उसके अंदर बने बनाए कुछ वाटरमार्क्स हैं जिसमें कॉन्फिडेंशियल है, डोंट कॉपी है, इस तरह के। और अब एक ऑप्शन वहाँ पे आप नोट करेंगे कस्टम वाटरमार्क। जब कस्टम वाटरमार्क पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये इस जगह पर वो ऑप्शन आएंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई टेक्स्ट शो करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, या अपनी मर्ज़ी से कोई इमेज भी शो करवा सकते हैं। वहाँ से आप इमेज भी पिक कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, जो आपके पेज पर फेडेड बैकग्राउंड की हैसियत से नज़र आएगा। तो वाटरमार्क का एक्चुअली काम ये है। एक और टॉपिक है मेरे पास आपको समझाने के लिए। वो है स्प्रेडशीट के 4 यूजेस। स्प्रेडशीट कहते हैं, स्प्रेडशीट का मतलब है फैली हुई शीट। एंड रिमेंबर स्प्रेडशीट, वर्ड स्प्रेडशीट इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर MS एक्सेल शीट। MS एक्सेल शीट, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि सेल्स, जब आप MS एक्सेल खोलेंगे तो इस तरह के सेल, रोज़ और कॉलम्स आपके सामने आएंगे। और तो उसके अंदर उस जिस वर्कबुक में वो खुलेंगे उसे हम शीट कहते हैं या वर्कशीट कहते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है बिज़नेस में? इसके तकरीबन कम से कम 4 यूजेस। देखें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं तो उस डेटा के साथ कुछ ऑप्शन आपको परफॉर्म करने ज़रूरी होते हैं, अदरवाइज़ आप उस डेटा से फ़ायदा नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर, जब तक कि वो डेटा सॉर्ट ना हो, उस डेटा की कोई तरतीब ना हो, उस डेटा को सॉर्ट करना, दिस इज़ द फर्स्ट यूज़। देन उसी डेटा को मैनिपुलेट करना और एनालाइज करना। मैनिपुलेशन के मतलब और एनालाइज के मतलब होते हैं कि उनके नेसेसरी ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, वो ऑपरेशंस जो वो डिमांड कर रहा है वो डेटा। मिसाल के तौर पे वो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हो सकता है, वो कोई लॉजिकल ऑपरेशन भी हो सकता है, वो कोई रिलेशनल ऑपरेशन भी हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस जो डेटा खुद डिमांड कर रहा हो तो उनको हस्बे ज़रूरत वो ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो मैनिपुलेशन कहलाती है। और मैनिपुलेशन से पहले हमेशा डेटा को एनालाइज किया जाता है। डेटा को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सा डेटा कौन सा ऑपरेशन डिमांड कर रहा है। तो मैनिपुलेशन एंड एनालाइज द डेटा, दिस इज़ द सेकेंड। मॉडलिंग एंड प्लानिंग, जब आप एनालाइज, मॉडलिंग एंड प्लानिंग, ये तीसरा इस्तेमाल है किसी भी किस्म के डेटा को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करने के लिए। आपके पास जब एक ऑर्गेनाइजेशन में डेटा मौजूद होता है और आप चाहते हैं कि मैं उससे फ़ायदा उठाऊं, यानी कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन उससे फ़ायदा उठाए, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि एनालाइज करते हैं और फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो मैनिपुलेट भी हो जाता है, वो एनालाइज भी हो जाता है, तो उसके बाद जो तीसरी किस्म की जो ज़रूरत है, जो इस्तेमाल है, वो है उसकी प्लानिंग, कि उसको हम किस तरीक़े से इस्तेमाल करें। कौन सी ऐसे तरीक़े हैं, कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करके हम
अपनी इस डेटा से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। दिस इज़ मॉडलिंग एंड प्लानिंग। लास्ट वन, प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन। जब आपने तमाम काम कर लिया, अपने डेटा को सॉर्ट भी कर लिया, आपने अपने डेटा को एनालाइज भी कर लिया, मैनिपुलेट भी कर लिया, आपने अपने डेटा को प्लान भी कर लिया और उसकी मॉडलिंग भी कर दी, अब आप उसे शो करेंगे, यानी कि उसकी खूबसूरती और उसकी ब्यूटी के साथ उसकी लुक एंड फील को संवारने के लिए आप उसको शो करेंगे। तो उस शो करने के अमल के लिए आप उसको प्रेजेंट करेंगे और उसको विजुअलाइज करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कोशिश करेंगे कि आपका डेटा ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से लोगों को समझ आए। जो आपके बॉसेस हैं या आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर आपका बनाया हुआ डेटा, आपका ऑपरेशन परफॉर्म करवाया हुआ डेटा अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा है आसानी से, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ समथिंग बैड, नॉट रॉन्ग बट बैड। तो आप उसको बहुत अच्छी तरह विजुअलाइज करते हैं, आप उसके लिए चार्ट्स डिफ़ाइन करते हैं, आप उसके लिए डिफरेंट टाइप्स की जो उसके प्रोसीजर्स हैं, चार्ट की बहुत सारी अक़साम होती हैं, वो चार्ट्स वगैरह आप उसको उन्हीं चार्ट्स के अंदर आप अपने डेटा को शो करते हैं और फिर उसके बाद उस डेटा को आप प्रेजेंट कर देते हैं। तो क्लास आज के हमारे ये टॉपिक्स थे और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा आज वो फिनिश हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 4। तो अपना ख्याल रखिएगा और इन तमाम टॉपिक्स को और पार्ट 1 की तमाम टॉपिक्स को आपको ज़रूर स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 3 नेम ऑफिस ऑटोमेशन, ये तमाम टॉपिक्स आपको चैप्टर नंबर 3 के ऑफिस ऑटोमेशन में मिल जाएंगे। इनको आप प्लीज़ ज़रूर स्टडी कीजिएगा। उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।